नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिलासपुर में नगर निगम की पहली सामान्य सभा 15 अप्रैल को युवा जोश और जमीनी सवालों से गरमाएगा सदन। फर्जी डॉक्टर पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने कलेक्टर एसपी को सौंपा ज्ञापन, उच्च स्तरीय जांच और एफआईआर की मांग। बिलासपुर में जमीन का फर्जी खेल, भूमाफिया ने कूट रचना से हड़पी करोड़ों की संपत्ति, महिला को बनाया नकली मालिक। रतनपुर में फिर कछुओं की मौत, जाल के साथ मिले शव, जांच में जुटा वन विभाग। अब खबरें विस्तार से। लगभग 1 वर्ष के बाद नगर निगम के सामान्य सभा का आयोजन किया जा रहा है। 15 अप्रैल को बिलासपुर नगर निगम के सामान्य सभा का आयोजन किया जाना है। इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। पार्षदों से जहां सामान्य सभा के लिए सवाल लिए जा रहे हैं, तो वहीं सामान्य सभा में निगम का वार्षिक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा। वार्डों में मौजूद समस्याओं को पार्षद सामान्य सभा में रखते हैं, जिससे उनके समाधान की उम्मीद बनती है। यही वजह है कि नगर निगम में हर 2 महीने में सामान्य सभा करने की व्यवस्था बनाई गई है। लिहाजा पार्षदों के द्वारा सभा में वार्ड से जुड़ी समस्याओं को रखा जाता है, जहां समस्या के निदान के लिए कोशिश की जाती है। सामान्य सभा के समय और तिथि निर्धारण के लिए जो अध्यक्ष महोदय उनको भेजा गया है, इस वीक के एंड में या नेक्स्ट वीक की शुरुआत में सामान्य सभा रहेगी। उसका एजेंडा भी तैयार कर लिया गया है और बाकी उसमें जैसा होगा उसमें कार्रवाई। इसी कड़ी में नगर निगम चुनाव के बाद पहली सामान्य सभा 15 अप्रैल को आयोजित होने जा रही है, क्योंकि चुनाव के बाद यह पहले सामान्य सभा है। ऐसे में कई नए पार्षद भी चुनाव जीत कर आए हैं, लिहाजा उनमें सामान्य सभा को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। इस सामान्य सभा में पानी, सफाई, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं पर तो ध्यान केंद्रित किया ही गया है। इसके अलावा हर वार्ड पार्षद से 2 सवाल मांगे गए हैं, जिसका निराकरण सामान्य सभा में किया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम बिलासपुर का वार्षिक बजट भी सामान्य सभा के साथ प्रस्तुत होगा, जिसमें बिलासपुर विकास को लेकर संभावनाओं की झलक नजर आएगी। ये हमारे महापौर के कार्यकाल का पहला सामान्य सभा है। इसके पिछले 5 साल कार्यों में, 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में जो कार्य हुए उन पे हम लोग विस्तृत जानकारी मांगेंगे। पिछले 5 सालों में बहुत कुछ ऐसे कार्य हुए थे जिनकी जांच करवाई जानी है। उस संबंध में हमने क्वेश्चन भी लगाया है। कुछ सवाल भी रखे हैं? सवाल भी रखे, बिल्कुल को लेकर। हाँ, रखेंगे, सवाल रखेंगे। 2 क्वेश्चन हमको देने का आदेश हुआ है, 2 क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए, ये मैं पहली बार शहर की सरकार में आया हूँ और बहुत उत्सुक हूँ कि पहली बार सामान्य सभा में प्रश्नकाल में मुझे सवाल लगाने का मौका मिला है। निश्चित ही मैं जनता के हित के लिए और अपने जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, बिलासपुर शहर के विकास के लिए ही सवाल लगाऊंगा और जनता के हित के लिए सवाल उठाऊंगा। जाहिर तौर पर यह चुनाव के बाद नगर निगम की पहली सामान्य सभा होगी, लेकिन इस सभा में अनुभव और युवा का जोश देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार के चुनाव में कई युवा पार्षद चुनाव जीतकर नगर निगम की सत्ता में पहुंचे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि युवा जोश के माध्यम से वार्डों में व्याप्त समस्याओं को सही ढंग से सदन में रखा जा सकेगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश में पूरे प्रदेश में 8 अप्रैल से शुरू हुए सुशासन तिहार के तहत शिविर में बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे और उन्होंने आवेदन दिया। सुशासन तिहार में बिलासपुर नगर निगम के सभी 70 वार्डों में आयोजित शिविर में अब तक 742 आवेदन प्राप्त हुए। सभी शिविरों में समाधान पेटी भी रखा गया है, जिसमें नागरिकों ने अपने आवेदन डाले। छत्तीसगढ़ शासन की यह पहल बेहतर मानी जा रही है, लेकिन देखना है कि आवेदनों का निराकरण के बाद समस्याओं में कितनी कमी आती है, क्योंकि पहले भी इस तरह की कई योजनाएं प्रारंभ की गई, लेकिन धरातल पर वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह पहल कितने कामयाब होगी, या तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। शासन की जो सबसे अगली महत्वाकांक्षी अगर हम अभियान देखें तो अपना सुशासन तिहार 2025 है। इसके अंतर्गत अगर बिलासपुर जिले की बात करें तो 8 तारीख से 11 तारीख तक पूरे राज्य में आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। और जो फोकस इस बार का जो सुशासन तिहार का है वो विशेष रूप से लोगों की निराकरण करने पे है, समाधान कैसे किया जाए, उनकी समस्या हो या मांग का हो। तो अगर बिलासपुर जिले में देखें तो सभी अर्बन एरिया में जितने वार्ड्स हैं नगर निगम में, सभी जगह शिविर लग रहे हैं। ग्राम पंचायतों में भी हर पंचायत में 486 पंचायतों में शिविर लग रहे हैं। इसके साथ साथ हर पंचायतों के ऊपर 10 पंचायतों के बीच हमने एक क्लस्टर बनाया है। कल जो कुल जो प्राप्त हुए आवेदन वो लगभग 8000 के आसपास थे, बट चूंकि ये आज, कल और परसों भी 11 तारीख तक इसमें आवेदन लेने का दिनांक है,
तो मुझे लगता है आवेदन की संख्या काफ़ी बढ़ेगी। विशेष रूप से जो अभी तक समझ में आया है कि क्योंकि गर्मी का समय है तो पेयजल को लेकर सबसे ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी मांगे भी आ रही है, सड़कों की मांग आ रही है, हैंडपम्प्स की मांग आ रही है, इंदिरा आवास अपने प्रधानमंत्री आवास की मांग आ रही है, इस तरह की बहुत सारी मांग आ रही है। और अगर समस्या की बात करें तो जो लोकल समस्या होती है उस पर ज़्यादा उनका है, लेकिन समस्या बहुत कम है, मांग ज़्यादा आ रही है। इसके बाद जो सेकंड फेज़ होगा वो निराकरण का फेज़ होगा, जो कि 11 तारीख से लेके 5 मई तक चलेगा। इसमें सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि जो निराकरण की जो गुणवत्ता है उसको व्यक्तिगत रूप से देखें और अच्छे ढंग से निराकरण करें, ताकि जो भी आवेदक हैं उनको वाजिब उनका निराकरण हो सके। 5 मई से 31 मई तक का जो समय है वो समाधान शिविरों का है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अन्य जो विभागीय मंत्री हैं, प्रमुख सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, उनके द्वारा अलग अलग जिलों का उसमें औचक निरीक्षण किया जाएगा, विभागीय समीक्षा बैठक भी होगी। तो ये तीनों फेज़ की तैयारी बिलासपुर जिले में सही ढंग से हो रही है और मुझे लगता है कि जैसे आवेदन आएंगे निराकरण की जो क्वालिटी है हमारा उस पर ज़्यादा। बिलासपुर में फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य का मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। इस गंभीर विषय को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर और एसपी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य के साथ साथ अपोलो अस्पताल प्रबंधन को भी जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर नरेंद्र के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज की जाए और अस्पताल प्रशासन पर भी लापरवाही का मुकदमा चलाया जाए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि एक फर्जी डॉक्टर द्वारा लोगों का इलाज करना और यहां तक कि सर्जरी करना बेहद गंभीर मामला है, जो आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी बताया कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का इलाज भी इसी फर्जी डॉक्टर ने किया था। डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य ने उनकी सर्जरी की थी, जिसके बाद शुक्ला जी की हालत बिगड़ गई और वे वेंटिलेटर पर चले गए। कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि अगर किसी योग्य और प्रमाणित डॉक्टर द्वारा सर्जरी की जाती तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन की मिलीभगत भी सामने आ रही है, क्योंकि बिना प्रमाण पत्र वाले किसी डॉक्टर को सर्जरी की अनुमति देना सीधे तौर पर मरीज की जान के साथ खिलवाड़ करना है। इस लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने किया। सभी ने एक स्वर में मांग की कि इस मामले की गहराई से जांच कर दोषियों को सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बिलासपुर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल अपोलो का बिलासपुर में है। अपोलो ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसकी विभिन्न स्टेट में हॉस्पिटल है। वहाँ पर गार्डियोलॉजिस्ट के नाम से एक फर्जी डॉक्टर की नियुक्ति की जाती है। फर्जी इसलिए कि उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, न MBBS का सर्टिफिकेट है, न कोई भी सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य से लेकर डिग्री से लेकर कोई सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन अपोलो प्रबंधन ने उसको अपने यहाँ एज ए कार्डियोलॉजिस्ट अपॉइंट किया, और न केवल अपॉइंट किया बल्कि उसने एज ए कार्डियोलॉजिस्ट ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में इस प्रदेश के प्रथम विधानसभा के स्पीकर माननीय राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ल जी का निधन हो जाता है। ये तो बात सामने आई। इसके बाद कितने लोगों का ऑपरेशन उस डॉक्टर के माध्यम से हुआ है, ये बात पहले भी संज्ञान में आ चुकी थी, लेकिन अपोलो प्रबंधन ने उसके खिलाफ ऐसा पता चला कि कोई कार्रवाई नहीं की, वो यहाँ से चला गया। हम आज ये मांग करने आए, मुख्यमंत्री के नाम पर हम ज्ञापन देने आए हैं माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय SP साहब को, कि आप इसमें कमेटी बनाकर इसमें जांच करिए कि वो व्यक्ति कब से यहाँ पदस्थ था, कितने लोगों का ऑपरेशन किया, आखिर उसकी नियुक्ति किस आधार पर की गई। क्योंकि एक तृतीय वर्ग कर्मचारी की भी अगर नियुक्ति होती है तो उसके सर्टिफिकेट मापदंड के अनुसार होती है। इसलिए हम एक चीज और कह रहे हैं कि विधानसभा का जो उनका पैसा आया था 20 लाख रुपए, वो भी सरकार का पैसा था, वो भी अपोलो प्रबंधन वापस करे, और जितनी कैजुअलिटी हुई है उनका भी पैसा वापस करे। ये गंभीर मामला है जहां फर्जी डॉक्टर अपोलो जैसे प्रबंधन में, जिसमें लोगों का एक विश्वास जुड़ा रहता है, तो वहाँ इस तरह के डॉक्टर को रखा जाना एकदम चिंताजनक विषय है। मैं तो ये भी मांग करता हूँ, अभी हम लोग अपोलो भी गए थे सभी कांग्रेस परिवार, और आज कलेक्ट्रेट और SP में आए हैं, तो मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन देने। तो हम ये भी मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई के साथ साथ ऐसे डॉक्टरों के तो फांसी की सज़ा होना चाहिए मेरे ख्याल से,
जो गंभीर विषय है, यहाँ एक हमारी पूर्व स्पीकर जिसके साथ हुआ, न जाने कितने जान चला गया, और एक उजागर होने के बाद दामों में पकड़ा गया है, तो इसको तो कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, फांसी की सजा। एक प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस का पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर के ज्ञापन दिया गया है, जिसमें एक जांच की मांग की गई है, जिसमें एक डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य, जिसके खिलाफ दूसरे स्टेट में अब एक FIR हुई है फर्जी डिग्री के संबंध में, उनके यहाँ पे जांच करने के लिए इनको द्वारा आवेदन दिया गया है कि ये अपोलो में पदस्थ थे और इनके द्वारा कुछ ट्रीटमेंट ऑपरेशंस उनके किए गए हैं, जिसकी जांच करने और उस पर कार्यवाही करने हेतु इनके द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है, जिस पर जांच करवाई जाए। ये एक ऐसा मामला है जो पिछले कुछ दिनों में समाचार पत्रों में भी आता रहा है, और आज एक प्रतिनिधि मंडल भी मेरे से इस संबंध में मिला है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन भी दिया है। इसमें विषय ये है कि जो अपोलो अस्पताल है, उनको उनके एक विशेष एक डॉक्टर हैं जो पहले यहाँ कार्यरत थे, उनको लेकर प्रबंधन को लेकर इन्होंने कुछ शिकायत किया है, कुछ आरोप भी लगाए हैं। तो इसके संबंध में इसमें नियमानुसार जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी अपने स्तर पर करेंगे। इन्होंने पुलिस के पास भी ज्ञापन दिया है, तो एक बार चर्चा करके इसमें क्या हम विधि सम्मत कार्रवाई कर सकते हैं। बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड अंतर्गत मुधीपार गांव का एक परिवार इन दिनों सामाजिक कुरीति का शिकार होकर गहरे संकट से गुजर रहा है। पीड़ित प्रेमदास बंजारे और उनका पूरा परिवार उस सामाजिक व्यवस्था की सजा भुगत रहा है जिसमें अपने ही गोत्र में विवाह को अब भी अपराध समझा जाता है। प्रेमदास ने बताया कि अपनी आपसी दुश्मनी के कारण बहाना बनाकर हमें समाज से बहिष्कार किया गया है। विवाह होते ही गांव के तथाकथित समाज के ठेकेदारों ने परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पूरे परिवार को सामाजिक बहिष्कार की कठोर सजा सुना दी। नतीजतन आज यह परिवार सामाजिक, मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना झेलने को मजबूर है। गांव में प्रेमदास की आजीविका का साधन उनकी छोटी सी दुकान थी, लेकिन समाज के दबाव में अब गांव वाले उनकी दुकान से सामान नहीं खरीदते। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि दुकान बंद होने के कगार पर है। रोटी कमाने का जरिया खत्म हो चुका है और जीवन बेहद कठिन हो गया है। पीड़ित प्रेमदास का कहना है कि गाँव के सरपंच और भंडारी ने मिलकर यह बहिष्कार कराया है। न केवल रिश्तेदारों और ग्रामीणों से उनका संपर्क तोड़कर संबंध खत्म कर दे, इस सामाजिक बहिष्कार ने पूरे परिवार को मानसिक रूप से भी तोड़कर रख दिया है। आखिरकार न्याय की आस में प्रेमदास अपनी बुजुर्ग मां के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन से इस अन्याय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें और उनके परिवार को समाज में फिर से सम्मानपूर्वक जीने का हक दिया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि उन सामाजिक कुरीतियों और पिछड़ी सोच पर सवाल है जो आज भी इंसानों को इंसानों से काटकर सामाजिक रूप से अलग थलग करने का कार्य कर रही है। यह जरूरी है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए, ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में किसी और के साथ ना हो। बंजारे ग्राम मुढ़ीपार का रहने वाला हूँ और शुरू से मेरा वही निवास है। और मैं अपने छोटे लड़के का शादी 21 मार्च को सामूहिक विवाह में शादी किया हूँ और मैं बंजार गोत्र का हूँ, वो बांधे गोत्र का है। तो ये लोग सामाजिक बैठक बुला के मेरे को वहाँ मेरे को सामाजिक बहिष्कार किए और हुक्का पानी बंद किए। उनसे कोई बेटी रोटी और लेने देना कोई बात करेगा उसको भी इसको समाज से बहिष्कृत किया जाएगा, ऐसे करके सरपंच के द्वारा और जो साटीदार भंडारी है उसके द्वारा, गांव के और अन्य है उसमें नाम दर्ज है। और मारने की धमकी दिया गया वहाँ और मेरे को मारने के लिए उतावला हो गया थे वहाँ पर। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को निर्णय मिलना चाहिए और मैं अपने बच्चे के जो शादी किया हूँ वो सही तौर तरीके से किया हूँ, जो सामाजिक रीति रिवाज से हुआ है। शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराने के दावे करने वाला नगर निगम खुद अब सवालों के घेरे में है। कार्रवाई के बाद भी अतिक्रमण दोबारा लौट आता है और अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। शनिचरी बाजार से लेकर तेलीपारा तक की तस्वीरें नगर निगम की नाकामी बयां कर रही हैं। नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी टीम ने कमिश्नर के निर्देश पर शनिचरी बाजार और मंगला क्षेत्र में सड़कों पर अतिक्रमण कर बैठे दुकानदारों और ठेले वालों पर जेसीबी चलवा दी। सामान जब्त किए गए, दुकानें हटाई गई, लेकिन यह कार्रवाई सिर्फ चंद घंटों के लिए असरदार साबित हुई। नगर निगम की कथित सख्ती के बाद भी अतिक्रमणकारी इतने बेखौफ है कि कुछ ही घंटों में वापस वही कब्जा जमा लेते हैं। तेलीपारा में जैन लस्सी दुकान इसका ताजा उदाहरण है। निगम ने हाल ही में इस पर कार्रवाई कर सामान जब्त किया था, लेकिन अब फिर से दुकान सड़क पर सज गई है। निगम की नाकामी यहीं खत्म नहीं होती। जिस सड़क पर दोबारा दुकान लग गई है वहां राहगीरों को चलना मुश्किल हो गया है। ग्राहक अपने वाहन बीच सड़क पर खड़े कर देते हैं,
जिससे जाम और अव्यवस्था फैल रही है। नगर निगम इस स्थिति से पूरी तरह अनजान या फिर लापरवाह नजर आ रहा है। जब अतिक्रमण शाखा अधिकारी प्रमीर शर्मा से दोबारा कब्जा जमाने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कमिश्नर की अनुमति का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि आदेश के बिना वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। प्रश्न ये उठता है कि क्या हर बार कार्रवाई के लिए कमिश्नर की अनुमति जरूरी है? क्या निगम अधिकारी सिर्फ जेसीबी चलवाकर फोटो खिंचवाने और प्रेस रिलीज देने के लिए काम कर रहे हैं? मॉनिटरिंग और निगरानी की जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा? माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से इनको पूर्व में कई बार नोटिस दिया चुके हैं, मगर इन लोगों के द्वारा सामान अंदर न रख के फुटपाथ पर ही बेच रहे थे। झाड़ू वाले, जिसमें खिलौने वाले ठेले। तो आज साहब ने स्ट्रिक्टली कार्रवाई करके जब्ती के आदेश दिए, तो सबको जब्त बनाया गया और जिन्होंने सेट आगे बढ़ा लिए थे उनको तोड़ा गया। बार बार की गई कार्रवाई के बावजूद अगर अतिक्रमण दोबारा लौटता है तो यह निगम की नाकामी ही नहीं बल्कि मिली भगत की भी आशंका पैदा करता है। लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि क्या अतिक्रमण हटाना अब सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया है? शहर के लोगों को राहत तब ही मिलेगी जब निगम सिर्फ दिखावटी कार्रवाई नहीं बल्कि सख्त और निरंतर निगरानी वाली नीति अपनाएगा, वरना कब्जाधारी यूं ही सड़क पर राज करेंगे और आम जनता परेशान होती रहेगी। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। रेलवे ने एक बार फिर अपनी अड़ियल सोच का परिचय देते हुए स्टेशन से बुधवारी बाजार जाने वाले मुख्य मार्ग को लोहे के खूंटे गाड़कर पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। जहां कल तक ऑटो और कारें आराम से स्टेशन स्टैंड की लाइन से होते हुए बुधवारी बाजार और इंस्टीट्यूट की ओर निकल जाती थी, अब वहां रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। इससे राहगीरों, स्थानीय निवासियों और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले यह मार्ग रेलवे स्टेशन की गार्ड लॉबी से रेलवे स्कूल नंबर 2 की ओर जाने वाले होटल लाइन के पास तक बंद किया गया था। रेलवे ने वहां छोटे छोटे लोहे के खूंटे गाड़कर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई थी, लेकिन अब रेलवे ने इस रुकावट को और पीछे खिसकाकर नए स्थान पर लोहे के खूंटे गाड़ दिए हैं। इससे अब ई रिक्शा और दोपहिया वाहनों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। राहगीरों को बेहद सक्रिय जगह से निकलना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि रेलवे को वाकई में सुगम और व्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था बनानी है तो सबसे पहले सड़क के बीचों बीच और किनारे अवैध रूप से खड़े ठेले खोमचों पर कार्रवाई करनी चाहिए। इन अतिक्रमणों के कारण राहगीरों को हर दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन पर न तो रेलवे प्रशासन और न ही नगर निगम कोई सख्त कदम उठा रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि रेलवे स्कूल नंबर 2 के सामने पान ठेले और फास्ट फूड के ठेले खुलेआम संचालित हो रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन की सख्त गाइडलाइन है कि किसी भी स्कूल के 100 मीटर के दायरे में ऐसे व्यवसाय प्रतिबंधित है। इसके बावजूद न तो रेल प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और न ही संबंधित विभागों की कोई रुचि दिखाई दे रही है। इससे साफ है कि आम लोगों की सुविधाओं से ज्यादा प्रशासन को औपचारिकता निभाने में दिलचस्पी है। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार 14वीं अखिल भारतीय रेल सुरक्षा बल बैंड प्रतियोगिता का आयोजन इस बार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को सौंपा गया है। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए बिलासपुर मंडल ने भव्य आयोजन की शुरुआत कर दी है। 9 अप्रैल से शुरू हुई यह 3 दिवसीय प्रतियोगिता 11 अप्रैल की शाम को समापन समारोह के साथ संपन्न होगी। प्रतियोगिता में अलग अलग 15 क्षेत्रीय रेलों के अलावा जीआरपीएफ एकेडमी लखनऊ और रेल सुरक्षा विशेष बल के लगभग 238 सदस्य भाग ले रहे हैं। बैंड प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के पुलिस महानिरीक्षक मुनव्वर खुर्शीद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। पहले दिन विभिन्न जोन की टीमों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। अलग अलग बैंड की धुनों ने दर्शकों का मन मोह लिया और माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश मुख्य अतिथि रहेंगे। इस अवसर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली टीमों को प्रशस्ति पत्र, मेडल और विशेष उपहार देकर सम्मानित किया जाएगा। आयोजन समिति का कहना है कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य न केवल बैंड कौशल को बढ़ावा देना है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के सुरक्षा बलों के बीच समन्वय और सौहार्द को भी मजबूत करना है। प्रदेश के साथ बिलासपुर में गर्मी अपनी शबाब पर है। ऐसे में प्यास बुझाने के लिए शहरवासियों को नगर निगम के द्वारा
कई सालों पहले वाटर प्लांट की सुविधा दी गई थी, लेकिन देखरेख के अभाव में अब ये सभी आरओ वाटर प्लांट पूरी तरह बंद हो चुका है। नगर निगम के द्वारा करोड़ों की लागत से शहरवासियों की प्यास बुझाने के लिए शहर के अलग अलग स्थानों पर आरओ वाटर प्लांट की स्थापना की गई थी, लेकिन भ्रष्टाचार में वाटर प्लांट पर पानी की जगह मशीनों में जंग लगा दिया गया। अब बिलासपुर में गर्मी अपना तेवर दिखा रही है और नगर निगम अधिकारी वाटर प्लांट के बंद होने पर अपनी मजबूरी को बयां कर रहे हैं। नगर निगम बिलासपुर की आरओ वाटर प्लांट लगाने की योजना फिलहाल तो बेकार नजर आ रही है। जनता की प्यास बुझाने को लेकर भले ही नगर निगम अपने दावे कर रहा हो, लेकिन वास्तविक स्थिति शहर में अलग ही नजर आती है। जगह जगह बंद पड़े वाटर प्लांट शहर वासियों को सुविधा कम और परेशानी ज्यादा दे रही है। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार का मानना है कि शहर में लगे आरओ वाटर प्लांट CSR मद और अन्य माध्यमों से शहर में लगाए गए थे। इसके लिए गर्मी के पूर्व इन प्लांट्स को मेंटेन किया जाता है, लिहाजा शहर में 3 आरओ प्लांट को ठीक कर दिया गया है और उन्हें प्रारंभ कर दिया गया है, जबकि बाकी बचे हुए आरओ प्लांट को भी ठीक कराया जा रहा है ताकि शहरवासियों को गर्मी के दिनों में ठंडा पानी उपलब्ध हो सके। शहर में कुछ आरओ प्लांट्स थे जो विभिन्न स्थलों पर लगाए गए थे, कुछ CSR मद के थे, कुछ अन्य मद के थे। इनमें कुछ दिनों से समर से पहले हम इसका तैयारी कराते हैं कि इसको चालू करा लेते हैं। इसमें अभी वर्कआउट करते हुए 3 आरओ प्लांट को चालू करा लिया गया है। बाकी को भी जो संबंधित विभाग है उसको मेंटेनेंस करा के उसको भी प्रारंभ कराएंगे। रायगढ़ वन मंडल के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से चल रही अवैध इमारती लकड़ी की तस्करी का पर्दाफाश किया है। घरघोड़ा के भिंगारी नवापारा बाईपास क्षेत्र में हुई इस धरपकड़ में वन विभाग की टीम ने एक 18 चक्का ट्रक को जब्त किया है, जो अवैध रूप से काटी गई कीमती इमारती लकड़ी के बड़े बड़े गोलों से लदा था। सूचना मिलते ही घरघोड़ा वन विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और उसके चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। ट्रक में लदी करीब 12 से 15 घन मीटर लकड़ी की अनुमानित कीमत 15 से 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। लेकिन इस कार्रवाई की असली सनसनी तब फैली जब वन विभाग की टीम ने धर्मजयगढ़ और घरघोड़ा के घने जंगलों की तलाशी ली। इस दौरान जंगल के एक सुनसान इलाके में एक विशाल यार्ड का खुलासा हुआ, जो अवैध रूप से काटी गई इमारती लकड़ियों का भंडार साबित हुआ। बिलासपुर धर्मांतरण का केंद्र बिंदु बनता ही जा रहा है। एक तरफ विष्णुदेव सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, वहीं न्यायधानी कहे जाने वाले बिलासपुर में एक के बाद एक धर्मांतरण का भंडाफोड़ हो रहा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस धर्मांतरण के खुला खेल को रोकने प्रशासन की भूमिका उदासीन नजर आ रही है। वहीं हिंदू सेना एक के बाद एक छापामार कार्रवाई कर इस धर्मांतरण के खेल का शहर के अंदर ही खुलासा कर रहे हैं। बात करें अभी की तो फिर से एक बड़ा धर्मांतरण का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़ित पति सोनू महतो पहला थाना पहुंचा और अपनी आप बीती मीडिया को बताया। दरअसल पेंड्रा रोड निवासी सोनू महतो का विवाह बिलासपुर के देवरीडी की रहने वाली युवती से पिछले वर्ष हुआ था। पीड़ित सोनू के मुताबिक 3 महीने साथ रहने के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। उसके बाद उसके मायके वाले उसे देखरेख करने बिलासपुर ले आए। जब पति अपनी पत्नी से मिलने जाता था तब पत्नी और उसके परिजन पीड़ित पति को ईसाई धर्म अपनाने दबाव डालते थे, हिंदू देवी देवता को मानने से मना करते थे। इससे नाराज होकर पति अपनी पत्नी को घर चलने कहा, पर पत्नी ने मना कर दिया। इसके बाद पीड़ित की पत्नी से एक बच्चा हुआ, तब एक पिता का मन बच्चे को देखने को हुआ। एक बार फिर पीड़ित पति सोनू अपनी पत्नी और बच्चे को घर ले जाने बिलासपुर पहुंचा। फिर वहीं उसकी पत्नी और उसके परिजनों ने उसे ईसाई धर्म अपनाने कहा, लेकिन पीड़ित पति सोनू ने हिंदू धर्म छोड़ दूसरा धर्म अपनाने से मना कर दिया, जिसके बाद मामला महिला थाना पहुंचा। महिला थाना प्रभारी ने धर्म परिवर्तन जैसे किसी भी शिकायत से साफ इनकार कर दिया और साथ ही विवेचना कर जाँच की बात कही। नहीं, धर्मांतरण का आरोप का कोई भी आवेदन नहीं है। मेरे यहाँ एक आवेदन आया है पेंड्रा रोड का। आवेदिका है स्नेहा महतो। स्नेहा महतो अपने पति के विरुद्ध लगाई है कि घरेलू बात को लेकर विवाद होते रहते दोनों में उस संबंध में। बाकी धर्मांतरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, न ही उसके आवेदन में धर्मांतरण संबंधी कुछ भी है। नहीं, जांच के लिए करेंगे। कोई भी आवेदन आता है तो हमारे यहाँ तो पति पत्नी का ही आवेदन आता है, एक दूसरे से विवाद छोटी छोटी बातों पे लेके होता है, कभी कभी बड़ी बात पे भी हो जाती है। तो सर्कुलर जारी हुआ है महिला थाना के लिए विशेष तौर पे कि यहाँ पे पहले 3 काउंसलिंग होगा, 3 काउंसलिंग के बाद ही कुछ उसमें आपराधिक प्रकरण बनता है तो अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। तो अगर उसके पति कुछ आवेदन देता है तो पहले तो जांच करेंगे, उसके बाद ही आगे कुछ कार्रवाई करेंगे। पेंड्रा निवासी, पेंड्रा रोड। मेरे शादी बिलासपुर में हुआ है, जो कि मैं पेंड्रा में रहता हूँ, और मेरे घर वाले मतलब मेरे पत्नी के घर वाले द्वारा मेरी बीवी को घर से ले जाया जा चुका है। 2 महीने के नाम से ले गए थे इलाज पानी करवाने के लिए, ध्यान रखने के लिए। उसके बाद मैं अपने घर ले जाने के लिए मैं कई बार गया घर के, बोला भी कि चलो घर चलो,
मेरे को साफ तौर पे बोला गया वहाँ पर कि भैया जब तक ईसाई धर्म नहीं अपनाओगे आप, हिंदू कैसे कन्वर्ट नहीं होगे, तब तक हम अपने मतलब अपने बेटी को आपके पास नहीं भेजेंगे। इस तरीके से मेरे को काफ़ी बार कंटिन्यू मेरे पास दबाव प्रेशर मेरे को डाला गया। बच्चे से मिलने दिए गया था एक बार होली के बाद मेरे को बुलाया गया बच्चे के नाम से। जब बच्चा हुआ, जब मैं गया घर, तो मेरे को, मैं कम से कम धूप में बता रहा हूँ 1.5 से 2 घंटा खड़ा था। मेरा भाई भी मेरे साथ था, लेकिन हमको घर के अंदर घुसने नहीं दिया गया, मेरे को घर से भगा दिया गया, नहीं मिलने दिया गया। जी मैं वहाँ जाता हूँ, मैं कई बार शादी के समय में जब 1-2 बार पिछले बार गया था, मतलब उनके ले जाने से पहले, तो उनके घर में तो यही है कि फोटो वगैरह है, कुछ यीशु मसीह का है, और प्लस हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार तो उनके यहाँ मीटिंग बैठता है, और हर संडे को चर्च जाते हैं। जी मैं अपने 20 बच्चों को बस चाहता हूँ घर ले जाना बस। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त चले छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।